हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 163 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। सिफिलिस इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टमैटिक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन caused by ऑप्शन ए a helminth, ऑप्शन बी ए फंगस, ऑप्शन सी ए वायरस, ऑप्शन डी ए स्पाइरोकीट। यहाँ पर सिफिलिस से पूछा गया है सिफिलिस के बारे में, जो कि एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। तो है किस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होने वाला इन्फेक्शन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह एक प्रकार का स्पाइरोकीट होता है जिसको बोला जाता है ट्रेपेनोमा पैलिडम, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया की कुछ शेप्स होती हैं, जैसे कोकाई बैक्टीरिया गोलाकार होता है, बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होता है, ये स्पाइरोकीट्स है स्पाइरल टाइप का होता है, और विब्रियो ये कॉमा के आकार का होता है। इस प्रकार से बैक्टीरिया के शेप के हिसाब से यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था। तो यहाँ पर सिफिलिस ट्रेपेनोमा पैलिडम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और ये ट्रेपेनोमा पैलिडम एक स्पाइरोकीट बैक्टीरिया होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस? ऑप्शन 1 एट लीस्ट 24 to 27 months, ऑप्शन 2 एट लीस्ट 20 to 24 months, ऑप्शन 3 एट लीस्ट 6 to 8 months, ऑप्शन 4 एट लीस्ट 12 months। एमडीटी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी होती है, इसका टोटल ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का, ये कितना होता है? तो वर्तमान में जो नया रेजिमेंट भारत सरकार के द्वारा टीबी को खत्म करने के लिए लाया गया है, ये मात्र 6 से 8 माह में एमडीआर टीबी को खत्म कर देता है। मींस एमडीआर टीबी के ट्रीटमेंट के लिए अब 24 से 27 महीने की जगह 6 से 8 माह का ट्रीटमेंट पर्याप्त है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a combination of drugs is used in the treatment of tuberculosis in order to reduce resistance of the pathogen to treatment. B. Check sensitivity of drugs. C. Check reactivity of drugs. D. Check hypersensitivity of drugs. कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स प्रयोग किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है कि जो भी पैथोजन है उसकी रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ द पैथोजन टू ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डॉट्स इन रेफरेंस टू ट्यूबरक्लोसिस मींस, ऑप्शन 1 ड्यूरेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट शेड्यूल, ऑप्शन 2 डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ऑप्शन 3 the spots that appear on the skin during treatment, ऑप्शन 4 drugs of tuberculosis short course। डॉट्स जो कि ट्यूबरक्लोसिस में प्रयोग किए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन टर्म है, तो यहाँ पर डॉट्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसका मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति दवा ले रहा है टीबी की, उसको अपने सामने अपने ऑब्जर्वेशन में दवा देना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, डेंगू इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ, डेंगू किसके काटने से होने वाली बीमारी है? ए क्यूलेक्स मॉस्किटो, बी एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो, सी फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, डी माइट्स।
डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है और ये मच्छर होता है एडिज एजिप्टी वायरस सॉरी एडिज एजिप्टी मॉस्किटो, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दी फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशंस हुकवर्म इन्फेस्टेशन एक्सेप्ट। इसमें जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं ये सभी हुकवर्म इन्फेस्टेशन के कारण है, सिर्फ एक को छोड़ करके। ऑप्शन 1 आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ऑप्शन 2 न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ऑप्शन 3 एसाइटिस, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। यहाँ पर जब किसी व्यक्ति में या किसी पेशेंट में हुकवर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है तो उसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी होगा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हो जाएगा क्योंकि ये हुकवर्म इन्फेक्शन आंतों में रह करके जो भी छोटी आंत का खाना है उसको इंटरप्ट करता है और उसके खाने को प्रॉपर वे में पचने नहीं देता है। और थर्ड है यहाँ पर एसाइटिस, ये भी इसमें हुकवर्म में देखने वाली प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है। जबकि जो मेनिंजाइटिस होता है ये हुकवर्म इन्फेक्शन या हुकवर्म इन्फेस्टेशन से होने वाली बीमारी नहीं है। मेनिंजाइटिस ब्रेन की मेनिंजेस में होने वाली बीमारी होती है जो कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल से होती है और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हम लोगों को इसका गलत आंसर बताना था, इस प्रकार से यहाँ पर मेनिंजाइटिस एक सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which among the following virus is responsible for most incidence of common cold? सामान्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यक्तियों को सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होती है ये किस वायरस के कारण होने वाली एक नॉर्मल बीमारी है। ऑप्शन ए राइनो वायरस, ऑप्शन बी T4 वायरस, ऑप्शन सी MSZ वायरस, ऑप्शन डी सिमियन वायरस 40। यहाँ पर जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड की समस्या होती है ये राइनो वायरस की समस्या के कारण होती है, इसलिए यहाँ का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीवर फॉलोड बाय मैक्यूलोपैपुलर रैशेस एंड एनी ऑफ द कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस। ऑप्शन 1 स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनेस, चिकन पॉक्स। यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है कि किसी भी पेशेंट को फीवर की प्रॉब्लम है, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस भी आ रहे हैं, उसकी बॉडी पर चकत्ते भी आ रहे हैं और खांसी और जुकाम की समस्या भी है, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम भी है। तो यह बीमारी के किस बीमारी के यह लक्षण हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, दूसरा है मीजल्स, तीसरा है टिटनेस और चौथा है चिकन पॉक्स। तो ये जो लक्षण दिए गए हैं ये सभी लक्षण मीजल्स या खसरे से संबंधित हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट रेबीज? रेबीज के बारे में कौन सा इनमें से सही नहीं है? ऑप्शन ए कॉज्ड बाय रेबीज वायरस, ऑप्शन बी ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ rabid animals, option C nothing can be done post exposure, option D all of them। रेबीज के बारे में जो ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है वो हम लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है कॉज्ड बाय रेबीज वायरस ये तो सही है। ऑप्शन बी ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ रैबिड एनिमल्स ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन। नथिंग कैन बी डन पोस्ट एक्सपोजर, यदि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कुछ नहीं करना है, ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल गलत है। इसलिए हमारा उत्तर भी यही होगा क्योंकि हम लोगों को क्या बताना था, नॉट ट्रू बताना था। जबकि क्या होता है कि कोई भी जब बाइट हो जाए, एनिमल बाइट करता है तो अच्छी तरह से साफ करना है साबुन पर पानी से घाव को और प्रॉपर वे में वैक्सीनेशन कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। टाइफाइड के सिम्टम्स ये सभी हैं सिर्फ एक को छोड़ करके। एब्डोमिनल पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, सीजर्स। तो टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से होने वाली एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है और हल्का हल्का बुखार व्यक्ति को एक दिन छोड़ करके एक आने की समस्या बनी रहती है। इसमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन भी होगा, सिर दर्द भी होगा और भूख भी कम लगती है। इस प्रकार से जो इसमें प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती ये होती है सीजर्स या दौरे। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय सीओपीडी? सीओपीडी से क्या अर्थ है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लूरल डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेल्विक डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, नन ऑफ दीज। तो सीओपीडी जैसे कि जब जो श्वास नली होती है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उससे संबंधित बीमारी होती है, जैसे अस्थमा वगैरह है। तो ये जो फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होगा इसका, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्ट्रोक इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए लैक ऑफ ब्लड सप्लाई to cerebral blood vessels, B lack of blood supply to carotid artery, C lack of blood supply to coronary artery, ऑप्शन डी none of these। स्ट्रोक का क्या कारण होता है? तो अचानक से देखा होगा कि अचानक से किसी व्यक्ति में स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, पक्षाघात हो जाता है, चलने फिरने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। तो इसका कारण होता है कि जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वहां पर समस्या आ गई है ब्रेन के पार्ट्स में और ये कारण बनता है स्ट्रोक का। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू सेरिब्रल ब्लड वेसल। सेरिब्रल ब्लड वेसल में जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो ये स्ट्रोक का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Full form of NPCDCS. A National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke. B National Program for Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke. C National Program for Prevention and Control of Cancer, D National Program for Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Sickle Cell। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो NPCDCS होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, cardiovascular diseases and stroke. So the correct answer is option A. Next question. What is the formula used to calculate BMI? A weight in kilogram kg divided by height in centimeter square. B weight in kg divided by height in meter square. C weight in kg divided by height in feet square. D none of these। BMI जिसको कि बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं, किसी व्यक्ति में उसके ओबेसिटी का पता लगाने के लिए या माल न्यूट्रिशन का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इससे संबंधित जो फॉर्मूला होता है ये होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। सबसे पहले जो भी वेट दिया गया है उसको केजी में लिखना है और डिवाइड करना है
उसकी हाइट को जो कि मीटर में होगी और उसका स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से जो भी वैल्यू निकल के आएगी ये बीएमआई बताएगी। नॉर्मल कंडीशन में बीएमआई 20 से 25 होती है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Stroke is defined as A. Brain damage due to roadside accident. B. Interruption of blood supply to brain leading to damage of brain tissue. Brain tissue damage due to high bilirubin. D. None of these. स्ट्रोक ये क्या होता है? तो स्ट्रोक होता है इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। ब्रेन की ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन आ जाता है, बाधा पहुंचती है, लीडिंग टू डैमेज, जिसके कारण जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो जो ब्रेन टिश्यूज है वो डैमेज होने लगते हैं और ये स्ट्रोक का कारण बनता है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ दीज इज नॉट ए नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर? इनमें से कौन सा नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर नहीं है? एज, फैमिली हिस्ट्री, ओवरवेट इनहिबिटर्स, ऑल ऑफ दीज। तो जब बात होती है ऐसे फैक्टर जो मॉडिफिएबल हो, जिनमें परिवर्तन किया जा सके, तो एज भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है, जबकि ओवरवेट इनहिबिटर्स एक नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है। सॉरी, ओवरवेट इनहिबिटर्स एक मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है, जो कि हमें इस आंसर के हिसाब से बताना था। इसमें पूछा गया था इज नॉट, तो यहाँ पर कौन सा नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर नहीं है? तो ये कौन सा है? ये नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर नहीं है, मींस ये ओवरवेट मॉडिफिएबल फैक्टर होता है, इसलिए इसी का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। बीटा ब्लॉकर्स एंड एस इनहिबिटर्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। बीटा ब्लॉकर और एस इनहिबिटर्स का जो प्रयोग किया जाता है ये किसके मैनेजमेंट में किया जाता है? ए हाइपरटेंशन, बी डायबिटीज, सी सीओपीडी, डी नन ऑफ दीज। तो जब भी बात होती है बीटा ब्लॉकर और एस इनहिबिटर्स की, तो इनको प्रेस्क्राइब करते हैं हाइपरटेंशन में, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर डिफिशियंसी डिसऑर्डर फॉर्म स्पेक्ट्रम ऑफ एबनॉर्मेलिटी एक्सेप्ट ग्वाइटर, मेंटल रिटार्डेशन, डीप म्यूटिज्म, नेक रिजिडिटी। आयोडीन की कमी से होने वाले डिसऑर्डर होते हैं जो एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इसमें सम्मिलित नहीं होगा? तो करेक्ट आंसर होगा नेक रिजिडिटी इसमें शामिल नहीं है। ग्वाइटर हो, मेंटल रिटार्डेशन हो और डीप म्यूटिज्म हो, ये सभी आयोडीन डिफिशियंसी के कारण होने वाली समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ iodine for normal human growth and development is 50 to 100 microgram, 100 to 150 microgram, 150 to 200 microgram, 200 to 250 micrograms। डेली रिक्वायरमेंट आयोडीन की ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 100 to 150 माइक्रोग्राम। डेली आयोडीन की रिक्वायरमेंट मानव के सामान्य ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ वेट रिडक्शन इंक्लूड lowering risk of cardiovascular diseases, reduction of harmful blood fat, hyperlipidemia, correction of sleeping disorder, all of above। वेट रिडक्शन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी
ऑल ऑफ एबव, ये सभी वेट रिडक्शन के बेनिफिट्स हैं। लोअरिंग रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कम हो जाती हैं, और जो फैट होता है उसका भी रिडक्शन हो जाता है, और स्लीपिंग डिसऑर्डर भी सही हो जाते हैं। इस प्रकार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1983, 1988, 1993, 2002। नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1983 में लॉन्च किया गया था नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA was launched in 2015, 2016, 2017, none of these। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान ये कब लॉन्च किया गया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ माँ include A. Maternal absolute affection, B. Mother assisted attention, C. Mother's absolute affection, D. Mother's and father's absolute attention। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ये फुल फॉर्म है किसका? माँ का, MAA, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फर्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम was launched in 1992, 1994, 1996, 1997। इसका करेक्ट आंसर होगा 1992 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, पहला नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी विथ जीरो डेथ 2021, 2022, 2030, 2025। भारत सरकार ने WHO के जो गाइडलाइंस के अनुसार टीबी को विश्व के अपेक्षा 2025 में ही खत्म करने का लक्ष्य रखा है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारगेट पॉपुलेशन कवर्ड अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। जो टारगेट पॉपुलेशन होती है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में, ये किस एज ग्रुप की होती है? ऑप्शन ए, 10 से 19 ईयर्स एज, मेल एंड फीमेल ऑफ रूरल एरियाज, बी 10 to 19 years age, male and female of urban areas, C both A and B, D only A। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो इसकी जो टारगेट होती है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 to 19 years एज, मेल एंड जो फीमेल होते हैं अर्बन एरियाज के, ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल डीवर्मिंग डे इज टू डीवर्म ऑल प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन enrolled and non-enrolled between the ages of option A 1 to 19 years, option B 2 to 20 years, option C 3 to 18 years, option D 4 to 16 years। तो करेक्ट आंसर होगा 1 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको नेशनल डीवर्मिंग डे में सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो एनरोल हो स्कूल में या ना हो, मींस स्कूल में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो,
उनको 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है नेशनल डिवर्मिंग डे में। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2013-14, 2008, 2009, 2010-11, 2007-8 जो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम था, इसको भारत सरकार ने 2007-8 में लॉन्च किया था। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली covers beneficiaries above the age of 59 years, above 60 years, above 61 years, above 65 years। नेशनल प्रोग्राम है जो एल्डरली के लिए उनका